Hello, students. Today we take up another unit of our syllabus of BC 203 Marketing of Execute Cosmetics, Unit 7.2. आज छात्रों हम अपने सिलेबस BC 203 का एक हिस्सा 7.2 डिस्कस करेंगे जो सौंदर्य प्रसाधनों के बेचान से संबंधित है, मार्केटिंग विपणन से संबंधित है। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन के अंदर ये कॉस्मेटिक्स क्या होते हैं। कॉस्मेटिक्स मतलब सौंदर्य प्रसाधन। कॉस्मेटिक्स आर द सब्सटेंस विच आर इंटेंडेड टू अप्लाई ऑन स्किन टू एनहांस द ब्यूटी ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। मानवीय शरीर के सौंदर्य में बढ़ावा करने वाले लगने वाले पदार्थ जो हमारे त्वचा पर लगते हैं वो सौंदर्य प्रसाधन कहलाते हैं। इट इंक्लूड्स प्रोडक्ट्स फॉर स्किन, हेयर, नेल्स एंड द होल बॉडी इन जनरल। ये हमारी त्वचा, बाल, नाखून और पूरे शरीर से संबंधित वस्तुएं होती हैं। अब हम देखते हैं कि हम कॉस्मेटिक मार्केट को, सौंदर्य प्रसाधन की बाजार को डिस्कस क्यों करें। इंडियन कॉस्मेटिक मार्केट इज ह्यूज एंड इज एक्सपीरियंसिंग द ग्रोथ ऑफ 15 to 20% एवरी ईयर, ट्वाइस एज फास्ट एज दैट ऑफ द यूएस एंड यूरोपियन मार्केट्स। भारतीय सौंदर्य प्रसाधन का जो बाजार है वो 15 से 20% प्रति वर्ष के हिसाब से बढ़ रहा है और ये दर जो है वो अमेरिका और यूरोपीय बाज़ारों से दुगनी है। द ग्रोथ रेट इन द कॉस्मेटिक्स मार्केट रिफ्लेक्ट्स इंक्रीजिंग डिमांड फॉर ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स इन इंडिया। यह जो दर है वह दर्शाती है कि हमारे देश में सौंदर्य प्रसाधनों की कितनी ज़्यादा मांग है। और ये डिमांड है क्यों? क्योंकि अब हम सब भारतीय ये सोच रखने लग गए हैं, जिसमें पुरुष और महिला दोनों शामिल हैं, कि उन्हें ज़्यादा अच्छा लगना है, ज़्यादा अच्छा दिखना है, उनकी फ़ोटोएं ज़्यादा अच्छी आनी चाहिए। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आपने जो अपनी फ़ोटोग्राफ्स हैं उनमें बहुत लाइक्स होनी चाहिए। हम अच्छी ड्रेसेस के अंदर, हम अच्छे मेकअप के अंदर, हम अच्छे गेटअप के अंदर हमेशा दिखने चाहिए। The most popular items are color cosmetics, of which nail varnish, lipsticks and lip glosses account for the most sales. जो सबसे ज़्यादा बिकने वाले सौंदर्य प्रसाधन हैं जो हमारे देश में बिकते हैं वो नेल पॉलिश, लिपस्टिक और लिप ग्लॉसेस होती हैं। अधिकांश सेल इन्हीं प्रोडक्ट्स की होती है। स्किन कॉस्मेटिक्स आर रिलेटिवली स्लोअर ग्रोथ एंड प्रोडक्ट्स लाइक एंटी रिंकल क्रीम्स, cleansers and toners, for instance, are not as popular as facial creams, moisturizers and fairness creams in this genre. कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो ज़्यादा बिकते हैं, वो हैं फेशियल क्रीम, चेहरे पर लगने वाली क्रीमें, और उसके बाद कुछ और प्रोडक्ट्स हैं इसमें, जैसे कि जो त्वचा पर झुर्रियाँ रोकने की क्रीम, क्लीनर, टोनर, पर ये उतने ज़्यादा मात्रा में नहीं बिकते जितने अन्य वस्तुएं बिकती हैं। कंपनीज लाइक पॉन्ड्स एंड फेयर एंड लवली रूल द रूस्ट इन दिस सेगमेंट। पॉन्ड्स और फेयर एंड लवली जो हैं वो फेशियल क्रीम के अंदर सबसे ज़्यादा बिक्री दर्ज करती हैं, क्योंकि जो मास मार्केट है, जो सबसे ज़्यादा प्रचलित बाज़ार है, जिसमें कम कीमत की वस्तु बिकनी चाहिए और ऐसी वस्तु बिकनी चाहिए जिसे हर कोई ख़रीद सके, ज़रा सस्ती हो, उसमें जो ब्रांड्स हैं उसमें ये शुरुआती चीज़ें हैं। अब हम देखते हैं कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट की कैटेगरी। जब हम मार्केटिंग पे जाते हैं, विपणन पे जाते हैं, बेचान, बिक्री, एडवर्टाइजिंग, सब पे जाते हैं, तो सबसे पहले देखें किस श्रेणी के अंदर हम कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को डिवाइड कर सकते हैं। हमने ये तो देखा किसकी बिक्री ज़्यादा है, किसकी कम है, पर जिसकी बिक्री कम है इसका मतलब नहीं हम उस पर ध्यान न दें। वो एक मार्केटिंग में कहलाता है निशी मार्केट, यानी 40 साल से उम्र की अधिक महिलाएं हैं, उनकी कुछ आवश्यकताएं हैं विशेष, जैसे स्किन यूथफुल लगे,
झुर्रियाँ नहीं दिखें, फेस पे लाइंस फ्रैकल्स नहीं दिखाई दें, तो उसके लिए विशेष प्रोडक्ट्स होंगे। इसी तरह और भी कुछ कॉस्मेटिक कैटेगरीज़ हैं, और ये कैटेगरीज़ समय के साथ बढ़ती चली जा रही हैं। हर कैटेगरी का अपना बाज़ार है। कई कैटेगरीज़ आज की तारीख में छोटी कैटेगरीज़ हैं, कम लोग इसमें compete करते हैं, कम प्रोडक्ट्स हैं, पर कई कैटेगरीज़ ऐसी हैं जिनमें जो प्रोडक्ट्स हैं वो कम हैं, पर वो प्रोडक्ट्स बहुत महंगे तक जाते हैं। बाथ प्रिपरेशंस, स्नान से संबंधी, आई मेकअप, आँख के श्रृंगार संबंधी, फ्रैगनेंस प्रिपरेशंस, ये एक बहुत ही बड़ा नया बाज़ार है। खुशबुएँ जिसे हम कहते हैं, सेंट्स, परफ्यूम्स, डियोज़, बॉडी ओडर इम्प्रूव करने वाले प्रोडक्ट्स आदि। हेयर प्रिपरेशंस, नॉन कलरिंग, बालों में लगने वाली कई वस्तुएं जो बालों में रंग का संवर्धन नहीं करती, बल्कि तेल है या हेयर स्पा से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं ऐसे। हेयर कलरिंग प्रिपरेशन, बालों में रंगत प्रिपेयर करने वाली। फेस मेकअप प्रिपरेशंस, चेहरे को जब हमें किसी विशेष फंक्शन के लिए तैयार करना है तो उसके लिए मेकअप्स। मैनिक्योरिंग प्रोडक्ट्स, हाथ और त्वचा साफ़ करने के। ओरल हाइजीन प्रोडक्ट्स, अपने मुंह को साफ़ रखना है, कुछ गार्गल्स आते हैं इसके अंदर, कुछ माउथ वॉशेस आते हैं, अन्य पदार्थ। पर्सनल क्लेanliness, आजकल विशेषकर कोरोना काल है तो निजी रूप में हम कैसे साफ़ रहें उसके लिए बहुत सारे आजकल प्रोडक्ट्स हैं, हैंड वॉशेस हैं, सैनिटाइज़र्स आदि हैं। शेविंग प्रिपरेशंस, विशेषकर पुरुषों के लिए ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स हैं, शेविंग क्रीम्स हैं, रेज़र्स हैं। उनमें भी कुछ केमिकल कोटेड ब्लेड्स आने लग गए हैं आजकल, एलोवेरा कोटेड ब्लेड्स आ रहे हैं शेविंग के अंदर। और आजकल आदमियों के अंदर दाढ़ी बढ़ाने का भी बहुत है, तो उसके लिए भी बहुत विशेष एक श्रेणी है प्रोडक्ट्स की। स्किन केयर प्रिपरेशंस लाइक क्रीम्स, लोशंस, पाउडर, स्प्रे, त्वचा संबंधी चीज़ें जिनका बाज़ार मुख्य बाज़ार कहा जाता है, जैसे कि क्रीम लगती हैं, लोशंस हैं, पाउडर्स आदि। तो बिक्री के क्षेत्र में इनकी प्रतिशत बहुत ज़्यादा होती है, और इसमें विशिष्टताएं बहुत हैं। जैसे क्रीम एक ही शब्द है, पर अब आप देखें कोल्ड क्रीम है, नाइट क्रीम है, वैनिशिंग क्रीम है, फेयरनेस क्रीम है, एज मिरेकल क्रीम्स हैं जिसमें आपकी उम्र कम लगे यदि आप मध्यम या बड़ी उम्र के हैं तो क्रीम्स के अंदर ही आप देखें तो आज के ज़माने में इतनी ज़्यादा कैटेगरीज़ हैं, इतनी ब्रांड्स हैं, अलग अलग कीमत हैं, देशी और विदेशी प्रोडक्ट्स भी हैं। अब ये बात आती है कि इतनी वैरायटी है क्यों? और वस्तुओं में इतनी वैरायटी नहीं होती जितनी कॉस्मेटिक्स में होती है शायद। इतने ज़्यादा विकल्प क्यों हैं ग्राहक के पास? बिकॉज वैरायटी अट्रैक्ट्स पीपल, दैट इज़ कस्टमर्स। क्योंकि जब विविध उत्पाद मिलेंगे, अलग अलग कंपनियों के अलग अलग नए नए प्रोडक्ट्स, तो लोगों के अंदर कौतूहल का संचार होगा, लोग उसकी तरफ आकर्षित होंगे और वो उस वस्तु के ग्राहक बनेंगे। वाइड वैरायटी ऑफ नेचुरल शेड्स एंड टेक्सचर्स, आजकल हर आदमी अलग समय के अनुसार, दिन के अलग समय के अनुसार, अलग फंक्शन के अनुसार, अलग मूड के अनुसार मेकअप करना पसंद करता है। कई बार ज़्यादा मेकअप, कई बार बहुत नेचुरल लुक, कई बार ऐसा टेक्सचर स्किन का, बाकी चीज़ों का। और ये होता क्यों है? ऐसी इच्छा क्यों उत्पन्न आज के समय में हो रही है? क्योंकि टीवीज़ में, मैगज़ीन्स में, डिजिटल मीडियम में, जैसे कि व्हाट्सएप, ट्विटर वगैरह पे आप फ़ोटोज़ देखते हैं, उसको देख के एक जागरूकता है। जो स्टोर्स हैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स के, जो हेयर सैलॉन्स हैं, मेकअप सैलॉन्स हैं, वो शहरों में, बड़े शहरों से लेकर आप छोटे शहरों और गाँव तक में आने लग गए हैं। और लोग जानने लग गए हैं कि हम अपने बजट के अंदर कैसे अच्छा दिखें, कैसे हमारी सुंदर फ़ोटो आए, दोस्तों में, पार्टी में, फंक्शंस में, ऑफिस में हम बेहतर अपने बजट में, अपनी व्यवस्था के अनुसार कैसे लगें। एक्सेप्टेबल बाय दोज हु वांट टू गेट नोटिस्ड इन अ सब्टल एंड नेचुरल वे। पहले था आदमी तैयार जब ही होता था जब कोई फंक्शन होता था, शादी ब्याह होता था, पर आजकल हर रोज़ ही बेहतर दिखने की लोगों में चाहत है। और मार्केटिंग जो है इन प्रोडक्ट्स की
वो बहुत वृहद हो गई है। ज़रूरी नहीं आप दुकान से ही ख़रीदें, आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं। कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो सिर्फ ब्यूटी प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, और कई कंपनीज़ के खुद के पोर्टल्स हैं, खुद के ऐप्स हैं, जहां आप अपनी स्किन टाइप, स्किन टोन, एज, स्किन कलर, टेक्सचर, बहुत सारी चीज़ों को लेके अपना प्रोडक्ट चूज़ कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर। अब हम देखते हैं कि मार्केटिंग जब हम करेंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स का, तो वह एक संवेदनशील क्षेत्र है। उसकी मार्केटिंग अन्य वस्तुओं की मार्केटिंग से, विपणन से भिन्न है। कैसे है कि हम आने वाली पीपीटीज के दौरान देखेंगे। सबसे पहले और सबसे मुख्य चीज़ है कि हम अपने ग्राहक को जानें, क्योंकि जब हम ग्राहक को जानेंगे तभी हमें अच्छा बिजनेस मिल पाएगा। Know your customers better because only they can help you get more lead and more businesses. Understanding customers is the key to giving them good service, which in results into strong customer relation and new sales through positive word of mouth recommendation. यानी हम अपने ग्राहक को जानेंगे, उसको संतुष्ट करेंगे अपनी सेवाओं से, अपने प्रोडक्ट्स से, तो उसके साथ हमारा एक रिश्ता बनेगा, और हमारी नई बिक्री जो होगी वो जो एक ग्राहक है वो अन्य ग्राहकों को उसकी तारीफ़ करेगा, उसके प्रोडक्ट्स की बारे में बताएगा, और हमारा बिज़नेस ग्रो करेगा। और ब्यूटी इंडस्ट्री में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आप देखें कई ब्रांड्स हैं, जैसे, और हर कैटेगरी के ब्रांड्स हैं। जैसे लैक्मे को लें, एक पुराना स्थापित ब्रांड है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। टाटा ग्रुप से रिलेटेड ब्रांड है, उसकी अपनी पहचान है। कोई प्रोडक्ट वो लॉन्च करेंगे तो उसकी एक अलग छवि होगी। नया प्रोडक्ट भी होगा तो हम जानेंगे कि लैक्मे के हाउस से है, ये मेबेल के हाउस से है, ये O2 से है, या और कोई ब्रांड। सब ब्रांड्स की अपनी कीमत रेंजेस हैं, और उनका अपना अपना कस्टमर बेस भी है। Understanding the customer psyche is not easy and most often requires a thoughtful analysis. ये जो प्रक्रिया है कि ग्राहक को जाने, ये एक आसान प्रक्रिया नहीं है। हमें देखना होगा कि उसकी इस समय आवश्यकता क्या है, क्या ट्रेंड्स हैं, व अन्य बहुत सारी चीज़ें। ट्रैक कस्टमर्स रियल टाइम बिहेवियर। हमें देखना है कि जो हमारा ग्राहक है वो समय किस तरह से व्यतीत करता है। हमें देखना है कि वो ऑफिस में जाता है, कंपनी में काम करता है, या ऐसी इंडस्ट्री में है जैसे होटल इंडस्ट्री, मार्केटिंग इंडस्ट्री, जहाँ ज़्यादा अच्छा लगना, ज़्यादा प्रोएक्टिव लगना आवश्यक है या नहीं है। यदि वो शादी या फंक्शंस में जाता है तो किस तरह का गेटअप पसंद करता है। पार्टीज़ में जाता है और लेट नाइट पार्टीज़ में तो कैसी लुक वो पसंद करता है, आदि। तो समय के अनुसार हमें देखना है कि ग्राहक की क्या आवश्यकता है। आइडेंटिफाई द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ योर कस्टमर्स। हमारे जो ग्राहक हैं उनको अलग अलग श्रेणियों में हमें डालना है। इसका अर्थ क्या हुआ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। श्रेणी का अर्थ है कि एक श्रेणी जो होगी, एक स्टेप जो होगा, उसके लोग एक से होंगे और अन्य श्रेणियों से वह भिन्न होंगे। जैसे व्यक्ति की एज क्या है, वो टीनेजर है, मैरिजेबल एज का है, 40s की जोन का है, 50s की जोन का है, उसके इनकम लेवल्स क्या हैं, क्योंकि इनकम लेवल्स के अनुसार ही वो प्रोडक्ट्स को चूज़ करेगा, कॉस्मेटिक्स को चूज़ करेगा। हमें ये भी देखना है कि वो किस भूभाग में रहता है। ऐसे भाग में रहता है जहाँ तापमान ज़्यादा है तो उसको डिटैनिंग प्रोडक्ट्स की ज़्यादा ज़रूरत होगी। अगर जो वो और भी धूप वाले इलाके में है तो यूवी प्रोटेक्शन की क्रीम्स उसके लिए बहुत कारगर होंगी। सर्दी के इलाके में है तो कुछ एसेंशियल ऑयल्स हैं और कोल्ड क्रीम्स हैं, लोशंस हैं, उस ग्लिसरीन बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, उसकी उसको अधिक आवश्यकता होगी। और उसकी जॉब क्या है, उसकी प्रेफरेंसेस क्या है। कॉलेज स्टूडेंट्स हैं
तो हैवी मेकअप नहीं, कैजुअल लुक उसे पसंद होगी, बहुत महंगे प्रोडक्ट्स नहीं ले सकता, बहुत डार्क कलर्स भी उस पर कभी कभी चल सकते हैं वगैरह. Once the categories are formed and customers are segregated, it becomes easier to frame precise marketing and cross-selling campaigns with targeting messaging. इसका अर्थ हुआ कि एक बार हमने एक श्रेणी निर्धारित कर दी कि हम भाई कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए प्रोडक्ट बेचेंगे, तो अब हमारे लिए आसान होता है कि हम उन पे कैसे पहुँचें. उनकी उम्र कम है, हम मॉडल जो चूज़ करें उनका प्रोडक्ट बेचने का वो भी उनका हम उम्र हो. कम उम्र का मॉडल उनको ज़्यादा अपील करेगा. प्रोडक्ट्स ऐसे हों जो बहुत ज़्यादा महंगे नहीं हों. प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनमें ब्राइट कलर्स और बोल्ड डिज़ाइंस भी यूज़ में आते हों. उससे उनका एटीट्यूड भी दिखता हो. और बहुत सारी वैरायटी की भी ज़रूरत हो सकती है क्योंकि वो एक सा दिखना हर बार नहीं चाहते. नेक्स्ट, इन्वेस्ट ऑन सोशल मीडिया कस्टमर एंगेजमेंट. अब सोशल मीडिया एंगेजमेंट क्या होता है? अब तक ये था कि हमें कोई प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है और विशेषकर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है, हम अखबार में इश्तिहार दे दें, ब्यूटी क्रीम है, फेस क्रीम है, शांति आंवला बालों का तेल है, उसका रेडियो में भी एडवर्टिजमेंट दे दें, टीवी में दे दें. पर आजकल जो ट्रेंड्स हैं वो बदल गए. ये मास मार्केटिंग की जो स्ट्रेटजी थी, बहुत सारे लोगों पे एक साथ हम पहुंच रहे थे, उसमें एक बदलाव आया है. अभी भी ये जो ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ मीडिया कहलाते हैं, जैसे टीवी हुआ, मैगज़ीन्स हुई, ये एक तो महंगे बहुत पड़ते हैं और इनका जो प्रभाव है वो आजकल के सोशल मीडिया की वजह से कम होता चला गया है. आज आदमी नेट के ऊपर प्रोडक्ट्स को सर्च करता है. आप कोई भी वेबसाइट या ऐप खोलें, उसके अंदर ऐप्स आते हैं, क्योंकि आपका जो खर्चा है सारा वो ऐप्स एडवर्टाइजिंग से निकालते हैं. आपको यूट्यूब पे कोई भी चैनल देखना है, आप देखना शुरू करें तो पहले 5 सेकंड तक आपको ऐड दिखाएगा बीच बीच में. और आदमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में जैसे अमेज़न में या फ्लिपकार्ट में प्रोडक्ट को सर्च करेगा, उसके अंदर कस्टमर रिव्यू को देखेगा, लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट की सूचना वहाँ से लेगा. तो इनके अंदर आपको नज़र बना के रखनी होगी कि हम अपने प्रोडक्ट को कैसे प्लेस करें, कैसे हम लोगों तक अपनी पहुंच बनाएं सोशल मीडिया के अंदर. और जो पुराने ऐड के कैंपेन के तरीके थे जो ट्रेडिशनली आज से बहुत सालों से चले आ रहे हैं, उनमें भी परिवर्तन आया है. क्योंकि आज ग्राहक के पास मोबाइल है, कंप्यूटर है, लैपटॉप या पीसी है, उसके अंदर इंटरनेट अवेलेबल है और वहाँ वो सर्च करके बहुत सारे प्रोडक्ट्स, बहुत सारे रंग, बहुत सारी व्यवस्थाएं, बहुत सारी कीमतें और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जहां हम दो प्रोडक्ट्स को एक सारणी में बना के कंपेयर कर सकते हैं. तो वहाँ पे अपनी प्रेजेंस बनाए रखना बहुत आवश्यकता है. फोर्थ, लेवरेज कस्टमर सर्विस इंटरैक्शंस. यह क्या है? यह आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है. पहले क्या होता था, टीवी में एक ऐड आया, शांति आंवला किसी हीरोइन ने अपने सिर में लगाया और कहा कि आप भी लगाइए, बाल आपके काले हो जाएंगे, आपके सुंदर हो जाएंगे. वो पुराना तरीका था, अब भी चलता है. परंपरागत तरीके हमेशा उपलब्ध रहते हैं. अब इसमें परिवर्तन आता है. हमें जो ग्राहक है उसकी सोच में उतर के देखना होगा. जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई ग्राहक आया, हमने उसे क्वेश्चनर दिया जिसमें प्रश्न है कि उसकी आवश्यकता क्या है, वो किस रेंज का प्रोडक्ट लेना चाहता है, उसकी कीमत क्या हो, उसकी प्रेफरेंसेस क्या हो, उसकी पैकेजिंग कैसी हो. तो वो हम अपने कस्टमर को देंगे और वो कस्टमर उसे भर के हमें देगा ताकि हम ग्राहक की सोच, उसकी बुद्धि को जान सकें. On every occasion when your customers contact your service representative, they can ask queries about the customer's dislikes in relation to the product or service usage. जब भी हमारा ग्राहक हमसे रूबरू होता है, हमसे मिलता है, चाहे वो ब्यूटी पार्लर पे हो, चाहे हमारी ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचने की दुकान पे हो, हम उससे उसका हालचाल पूछते हैं. उसके बाद पूछते हैं इस पिछली बार प्रोडक्ट ले गए थे आप, कैसा रहा, कंपनी ने एक नई रेंज लॉन्च की है, बहुत बिक रही है, बहुत पॉपुलर है, ये इन कलर्स में है जो पहले नहीं अवेलेबल थे.
हमारी सेवाएं आपको कैसे लगीं, आप इनसे संतुष्ट हैं या नहीं हैं, आप हमारी सेवाओं में क्या परिवर्तन देखना पसंद करेंगे, व्हाट आर द चेंजेस दे वुड लाइक टू सी इन द प्रोडक्ट और सर्विस, कैसे हम बेहतर बनाएं। Practicing this experience regularly will help you accumulate a database of valuable customer insights that can be used to frame targeted messaging. जब इस तरह का आप इंटरैक्शन करेंगे, रूबरू होंगे आप अपने ग्राहक के साथ, तो आपके पास कंप्यूटर के अंदर ऐसा डाटा हो जाएगा। और डाटे में आप देखें, आजकल कहीं भी आप जाएं, आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछ लेंगे, एनिवर्सरी की डेट पूछेंगे, इम्पॉर्टेंट डेज ऑफ पूछ लेंगे, उसमें आपको मैसेजिंग करेंगे, ऑफ़र्स भेजेंगे। आज आपका बर्थडे है, आप हेयर स्पा कराएं, 20% ऑफ मिल जाएगा आपको। रेफरल आप करा दें तो आपको 100 रुपये और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये जो सोशल सर्विस इंटरैक्शन है, कस्टमर सर्विस इंटरैक्शन, ये इस तरह की वस्तुओं के अंदर, इस तरह की सेवाओं के अंदर और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फोकस ऑन कस्टमर्स पर्सनल टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। पहले एक कॉमन चीज़ बनती थी ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अंदर और हज़ारों लाखों लोग उसको यूज़ करते थे। आज ऐसा नहीं है। कुछ कॉमन प्रोडक्ट्स में तो ऐसा चल सकता है, फिर भी आजकल सौइयों कंपनी हैं और हर कंपनी की अलग अलग प्रोडक्ट रेंज है, लेंथ और विड्थ ऑफ प्रोडक्ट्स है, और व्यक्ति की अपनी जो निजी चाहत है, जो निजी उसकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग है, उसके अनुसार वो कस्टमर अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स का चयन करता है। इसके अंदर कुछ जनरल प्रोडक्ट्स तो बिकते हैं, पर कुछ विशिष्ट प्रोडक्ट, जैसे कुछ कस्टमर्स हैं जो सिर्फ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स ही पसंद करते हैं, तो उनके लिए शहनाज हुसैन और कई हर्बल और ब्रांड्स हैं। कई हैं जो हाई एंड प्रोडक्ट्स लेते हैं कि भाई हम तो काया का लेंगे, उनकी अपनी सोच है। कई हैं कि हमारा और कोई फेमस ब्रांड है, बहुत सारे ब्रांड हैं अंग्रेज़ी नाम के, आप जानते हैं, मेबेलिन है, गार्नियर है, और भी बहुत सारे ब्रांड, हम इसका ही प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। पर नए नए प्रोडक्ट्स आते रहेंगे, हर प्रोडक्ट हर सीरीज़ में अवेलेबल नहीं होगा, तो यहाँ पे कस्टमर स्विच की भी बात आती है। और आप अगर जो कस्टमर को जानना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है मार्केटिंग में ब्यूटी प्रोडक्ट्स के, कि उसकी आवश्यकता क्या है और उसकी खुद की निजी चॉइस क्या है, और जो उसकी निजी चॉइस को पूर्ण करने वाले प्रोडक्ट्स हैं वही डिमांड में होंगे, वही बिकेंगे और वही ग्रोथ होगी। So friends, this was a small introduction about beauty products and their marketing. I hope this is useful to you. Thank you.